साथियों नमस्कार। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी में 6th यूनिट में वित्तीय प्रबंधन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम आज मध्य प्रदेश के बजट जो कि 2022-23 के लिए प्रस्तुत किया गया था उसके ऊपर हम कुछ सवालों का अभ्यास करते हुए देखेंगे। चलिए इसे शुरू करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य का बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? यानी भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, प्रावधान किस नंबर में है जिसके द्वारा बजट प्रस्तुत राज्य का किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अनुच्छेद 202 है ना, ये गलत लिखा है, यहाँ पर 202 लिखा जाएगा, 202। ठीक है, आर्टिकल 202 के तहत मध्य प्रदेश राज्य का बजट या किसी भी राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है। और हमने बजट के संबंध में बात की थी कि बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य का बजट 2022-23 के लिए निम्न में से किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था? देखिए, ऑप्शंस दिए गए, मिश्री लाल गंगवाल, जगदीश देवड़ा, तरुण भनोट या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, यहाँ पर ये ऊपर के तीनों नाम ही महत्वपूर्ण हैं। मिश्री लाल गंगवाल ये जो हैं ये पहले वित्त मंत्री थे मध्य प्रदेश राज्य के। ठीक है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने 10 जनवरी 1957 को पहली बार विधानसभा में बजट पेश किया था। ठीक है, और जो इसके बाद ये तरुण भनोट हैं, ये कमलनाथ की सरकार में वित्त मंत्री थे। ठीक है, 2020 तक। अब देखिए, इस समय जो वित्त मंत्री हैं, या यूँ कहें जो 2022-23 का बजट जिसने पेश किया था 21-22 और 22-23 के लिए, वो हैं जगदीश देवड़ा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जगदीश देवड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बजट है ना 2022-23 की थीम क्या थी? क्या पूछ रहे हैं थीम? देखिए, कह रहे हैं प्रगति पथ पर मध्य प्रदेश, बदलता मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री के सपनों का मध्य प्रदेश, या फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। देखिए, जो बजट पेश किया गया है 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, उसकी जो थीम है वो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि मध्य प्रदेश राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण यानी स्टेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, 2022-23 के लिए कुल विनियोग राशि कितनी थी? मतलब कितने टोटल अमाउंट का बजट था, हम ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए, तो सरकार ने 2,79,000 करोड़ रुपए का टोटल विनियोग राशि सुनिश्चित की थी। मतलब बताया था विधानसभा में कि हमने इतने कुल 2,79,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ठीक है, कुल बजट की राशि जो है वो इतनी थी। अब देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य बजट 2022-23 में निम्न में से कौन से नए कर लगाए गए थे? यानी जो बजट पेश किया गया है 2022-23 का, उसमें कौन से नए कर अधिरोपित किए हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, जो बजट का दस्तावेज था, ठीक है, तो बजट में 194 नंबर पर है ना, पॉइंट नंबर 194 पर ये लिखा गया है कि इस वर्ष में 2022-23 में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई नया कर नहीं लगाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में निम्न में से कौन सी कंपनी शुरू करने की घोषणा की गई थी? देखिए,
सरकारी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए सरकार ने एक कंपनी शुरू की है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी शुरू की है सरकार ने, ठीक है। किस लिए की है? सरकारी कंपनियों का निर्माण करने के लिए, सरकारी भवनों के निर्माण के लिए सरकार अब इसी कंपनी से सरकारी भवनों के निर्माण का कार्य करेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। मध्य प्रदेश राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट 2022-23 में राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? देखिए, डीए की बात करें, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि देखिए दोस्तों, सरकार डीए को मतलब कर्मचारियों को डीए क्यों देती है? सरकार डीए सरकारी कर्मचारियों को देती है कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए, है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? मतलब ये है कि इन्हें कहा कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाने से कर्मचारियों के जीवन स्तर में या रहन सहन में कोई फर्क ना पड़े, इसलिए सरकार डीए देती है, ठीक है। तो सरकार ने 2022-23 के बजट में जो राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है वो कितना बढ़ाया है? 11%, ठीक है, 11% बढ़ाया है। अब देखिए, पिछले वर्ष में जो था वो 20% था, ठीक है, उसको बढ़ा करके 31% कर दिया गया है। तो कितना बढ़ा? 11% बढ़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मध्य प्रदेश बजट में, ठीक है, वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है। देखिए, दस्तावेज जो बजट उन्होंने पेश किया तो उन्होंने बताया, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने, कि कितना राजकोषीय घाटा अनुमानित है। देखिए, ये जो है वो 52,511 करोड़ रुपए, ये राजकोषीय घाटा, इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं हम। तो देखिए इसे समझेंगे, ये है राजकोषीय घाटा, ठीक, फिस्कल डेफिसिट, ये फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। देखिए फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? सरकार की कुल आय, ठीक है, और व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिए कितनी उधारी की जरूरत होगी। कुल राजस्व का हिसाब किताब लगाने में उधारी को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। कुल राजस्व को, यहाँ राजस्व की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की। राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। मतलब यह है कि अगर रेवेन्यू कम आएगा तो आता है घाटा, या फिर जब हम ज़्यादा खर्चा कर देते हैं तो जो है ये राजकोषीय घाटा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सरकार जब ज़्यादा खर्चा करती है तब राजकोषीय घाटा आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे, राजस्व घाटा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए राजस्व घाटा क्या है? अब देखिए राजस्व घाटा समझेंगे। देखिए राजस्व घाटा क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट इसको बोलते हैं, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। चलिए अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? 2022-23 के लिए रेवेन्यू डेफिसिट का अनुमान जो लगाया गया है वो है 2022-23 के लिए जो अनुमान है वो है 3,736 करोड़ रुपए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें कि जब सरकार अपनी कमाई से ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर देती है तो इसका परिणाम राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटा में वे लेन देन भी शामिल होते हैं जो सरकार की वर्तमान आय और व्यय पर सीधा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। ये चीज़ है राजस्व घाटा। अब देखिए इसके बाद हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं यहाँ पे, राजकोषीय घाटा जो हमने अभी भी क्वेश्चन में पढ़ा कि जो ये 52,511
करोड़ रुपए जो घाटा यहाँ शो किया गया है, अनुमानित है, वो जो है राज्य की जीडीपी है ना, इसको कहते हैं जीएसडीपी, है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। राज्य की जीडीपी है, वो कुल जो ये जो घाटा है उसकी कुल राज्य की कुल जीएसडीपी का 4.56% है। ये याद रखने वाला पॉइंट है, इसलिए मैंने बताया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में घोषणा के अनुसार 5वां राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को लागू करने के परिणाम स्वरूप स्थानीय निकायों को वर्ष 2022-23 में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि क्या है, कितना पैसा दिया गया है। तो ये राशि है, ये है राशि 2562 करोड़ रुपए। ठीक, इतनी राशि उपलब्ध कराई गई है। देखिए साथियों, हम यहाँ पर वित्त आयोग संबंधी, वित्त आयोग, ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन, इसके बारे में हम बात अगले किसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वित्त आयोग, इसे हम जरूर डिस्कस करेंगे। आगे फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बजट 2022-23 में घोषणा के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की योजना है। मेडिकल डिवाइस पार्क, ठीक है, तो ये उज्जैन में बनाए जाने संबंधी घोषणा की गई है बजट में कि उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनेंगे। और इस पार्क में यानी कि यहाँ पर जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज बनेंगी उनमें क्या क्या बनेगा उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए साथियों, वेंटिलेटर बनाए जाएंगे, ठीक है, वेंटिलेटर। इसके बाद एक्सरे मशीन बनाई जाएंगी, ठीक है, एक्सरे की मशीन बनाई जाएंगी। और सीटी स्कैनर बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? सीटी स्कैनर, ठीक है। एमआरआई की मशीन बनाई जाएंगी, ठीक है। और पेस मेकर भी बनाया जाएगा, ठीक है। पेस मेकर हृदय के लिए उसकी गति को नापने का एक जो है एक यंत्र होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या होगा? उज्जैन, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य बजट 2022-23 में घोषणा के अनुसार मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा? उज्जैन में, ठीक। और ये यंत्र बनेंगे। अच्छा, इसके बाद ये देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क होगा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, देखिए, मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि निम्न में से कहाँ का, है ना, चावल की फसल को जीआई टैग दिया गया था। तो ये उन्होंने बताया था वित्त मंत्री जी ने। तो ये बालाघाट का चावल है, ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक, फसल में पहली बार। तो अब देखिए बालाघाट को क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में? धान का कटोरा कहते हैं, ठीक, धान का कटोरा, बाउल ऑफ राइस, ठीक। इसके बाद अच्छा, ये कहाँ? चिन्नौर, इसे चिन्नौर बोलते हैं ना, चिन्नौर, चिन्नौर जगह है, वहाँ का चावल है असल में, ठीक है। तो वहाँ के चावल को जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, अब इसके बारे में अलग और बात करें कि देखिए 2021 में ये टैग जीआई टैग प्रदान किया गया था, ठीक है। अगर हम सबसे पहली बात करें कि देखिए जीआई टैग कब दिया गया था। जीआई टैग असल में होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जीआई टैग वे भौगोलिक संकेतक होते हैं जहाँ किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न उत्पाद जिसकी मतलब जिसकी ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित कराने के लिए एक प्रक्रिया है, उसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। भौगोलिक संकेत के नाम से इसे जानते हैं। देखिए तो 99 में इसके लिए 1999 में इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया और उस अधिनियम के आधार पर ही ये अब, है ना, 2003 में जब ये लागू हुआ तो क्या हुआ? जीआई टैग देना शुरू कर दिया सरकार ने। तो सबसे पहले जो दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट अगले सवाल देख लेंगे। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे
मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, उच्च शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, ठीक है, सुधार, तो ये 474 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगला सवाल। मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में निम्न में से किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है। देखिए, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, उपरोक्त सभी यहाँ पर ये जो दिए गए हैं, इंदौर और ग्वालियर, उज्जैन, इन 3 जगहों पर विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय। यहाँ के सरकारी विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगी सरकार। इसके साथ ही साथ बजट में ये भी कहा गया है कि जबलपुर, ठीक है, जबलपुर, उसके साथ साथ भोपाल, है ना, और रीवा, इन जगहों के यहाँ पर जो स्थित सरकारी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर भी इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगी। नहीं, कुल 6 जगहों पर इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगी। तो ठीक है, अब आगे समझेंगे कि इंक्यूबेशन सेंटर क्या होते हैं। देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर ये वो स्थान, मतलब एक तरीके से वो सेंटर होते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने स्टार्टअप को अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वहाँ जा कर के उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है, सीड फंडिंग प्राप्त कर सकता है, ठीक है, और नेटवर्क की भी बात वहाँ पर समझ सकता है कि पर्टिकुलर जो स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला है तो उसके लिए वो उसका अपना नेटवर्क क्या होगा। ठीक है, तो ये इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में उच्च शिक्षा विभाग के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। देखिए, 3513 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के लिए किया है। ठीक है, जिसमें हमने पहले एक प्रश्न पहले पढ़ लिया कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 474 है ना, 474 करोड़ रुपए जो आवंटित किए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने पढ़ा कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 474 करोड़ सरकार ने पहले आवंटित, मतलब इसी राशि में से आवंटित किए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में राज्य के 4 महानगरों में आईटी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इन 4 महानगरों में कौन सा शामिल नहीं है। देखिए, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, रतलाम। देखिए, तो यहाँ पर रतलाम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसकी जगह पर जबलपुर, ये 4 महानगरों में जबलपुर शामिल है। यहाँ पर आईटी पार्क स्थापित किए थे। आईटी पार्क क्या होते हैं कि देखिए, वहाँ पर सभी सुविधाएं उच्च स्तरीय और संचार के साधनों के जो कार्य होते हैं वे सभी उच्च स्तरीय होते हैं। तो वहाँ पर सभी इस तरह से सेट किए जाते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं वो सभी, है ना, रेस्टोरेंट, बिल्डिंग्स, घर, तो वो ऑटोमेटिक या फिर इस तरह से कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ सभी कार्य कार्यान्वित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं, देखिए साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हर घर जल जिला से संबंधित है। देखिए, ग्वालियर, मंडला, बुरहानपुर, नीमच। तो ये कहाँ से संबंधित है? बुरहानपुर से। बुरहानपुर जिले के सभी गांवों में और शहरों में, है ना, पूरे सभी स्थानों पर नल के द्वारा पानी का कनेक्शन बनाया गया है कि यानी कि पानी जो है हर घर में पानी पहुंच गया है, वहाँ पर किसी भी घर में पानी की कमी नहीं है। तो ये मामला है कि हर घर जल जिला अभियान ये है। ठीक है, जल शक्ति मिशन, जल जीवन मिशन के तहत ये कार्य किए गए हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे ही डिस्कस करेंगे बिना प्रश्नों के। देखिए, मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में बाल बजट की बात की गई है। देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने बाल बजट अलग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिन्हें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। ठीक है,
चलिए, ये चाइल्ड बजट के बारे में है। नेक्स्ट हम देख लेंगे अन्य प्रमुख कुछ बिंदु हैं बजट से संबंधित। मध्य प्रदेश सरकार ने 9 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की बात की है, जो कि श्योपुर, राजगढ़, सिवनी, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह और छतरपुर में बनाए जाएंगे। ठीक है। वर्तमान में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए जो सीटों की संख्या है वो 2035 थी। अब उन्हें बढ़ाकर के बजट के हिसाब से बजट में 3250 कर दिया गया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहल पर आनंद विभाग का गठन किया है। ठीक है। इसके बाद केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। ये उन्होंने घोषणा की वित्त मंत्री जी ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अटल प्रगति पथ। यह भारतमाला परियोजना के तहत कार्यान्वित की जाने वाली 313 किलोमीटर की 4 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना है। ठीक है। प्रस्तावित अटल पथ मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड जिलों से होकर गुजरेगा। अटल प्रगति पथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। इसके अलावा अटल प्रगति पथ की कुल लंबाई 404 किलोमीटर होगी। देखिए 313 किलोमीटर का मामला तो यहाँ पर है, लेकिन 404 किलोमीटर ये टोटल इसकी लेंथ होगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नर्मदा प्रगति पथ की। देखिए यहाँ ये बात है कि अटल प्रगति पथ को चंबल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, चंबल एक्सप्रेसवे। ठीक। चलिए आगे देखेंगे। अब आता है नर्मदा एक्सप्रेसवे। तो ये 906 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना होगी। ठीक है। ये कबीर चबूतरा अमरकंटक, ठीक है, जिला अनूपपुर से प्रारंभ होकर झाबुआ जिले में मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा तक बनाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जहाँ से नर्मदा का उद्गम स्थल है, ठीक है, अमरकंटक में, और जहाँ पर नर्मदा का है ना अंतिम छोर है, वहाँ तक ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जिले, ठीक है, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर और झाबुआ से होकर गुजरेगा। ठीक। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से छत्तीसगढ़ गुजरात से सीधा सीधा जुड़ जाएगा। ठीक, ये चीज़ है। तो साथियों, हमने अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार का 2022-23 का बजट जो सरकार ने मार्च में प्रस्तुत किया था, उससे संबंधी कुछ प्रश्न किए और उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने समझे। ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।